दोस्तों नमस्कार। बजट 2026 में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने एक घोषणा की कि अब करदाताओं के पास ऑप्शन होगा कि वो 148 का नोटिस आने के बाद में भी आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में फिर इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग उनका असेसमेंट नहीं करेगा। अब ये जो इम्पोर्टेंट व्यवस्था की गई है, वास्तव में ये कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, करदाताओं को इससे क्या बचत हो सकती है, आज की इस वीडियो में आपसे इसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के हाजिर हूं। आइए आगे लिए चलता हूं। तो दोस्तों, जब आईटीआर-यू की व्यवस्था सरकार लेकर के आई, अब ये आईटीआर-यू क्या है या सेक्शन 148 का नोटिस क्या है, एक छोटा सा बैकग्राउंड वो भी आपको यहाँ पर दे देता हूं कि जनरली जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सामान्य प्रक्रिया में किसी एसएससी का असेसमेंट नहीं कर पाता और उन्हें लगता है कि करदाता की कोई इनकम असेस होने से छूट गई है, तो आयकर विभाग सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स लॉ पुराने ईयर्स के असेसमेंट खोलने के लिए एक प्रक्रिया, असेसमेंट की प्रक्रिया खोलता है। अब इस प्रक्रिया में सबसे पहले सेक्शन 148 ए का नोटिस दिया जाता है। जैसा कि रिसेंटली जो 31 मार्च 2026 गई, उससे पहले आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, मैं मानता हूं, नोटिस दिए होंगे असेसमेंट खोलने के लिए अंडर सेक्शन 148 ई। अब सेक्शन 148 ए में एक इंक्वायरी की जाती है जिसमें डिपार्टमेंट असेसी को कारण बताता है कि हमारे पास ये सूचना है, आप बताइए इस सूचना के रेफरेंस से क्यों ना हम आपका असेसमेंट खोल दें। अब असेसी यदि संतोषप्रद जवाब देता है कि साहब ये रिसीट टैक्सेबल नहीं है, या मैंने ऑलरेडी टैक्सेशन में ऑफर कर दी, या मैं एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल था, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का असेसमेंट खोला ही नहीं जाएगा, यानी उसको 148 का नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आयकर विभाग करदाता के उत्तर से संतुष्ट नहीं है या करदाता उत्तर नहीं देता, तो आयकर विभाग सेक्शन 148 ए के रेफरेंस में एक ऑर्डर पास करता है कि साहब ये फिट केस है 147 में असेसमेंट लेने का। फिर आयकर विभाग असेसमेंट खोल देगा और आपको एक सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाएगा। ये जो 148 का नोटिस है, इसके बाद आईटीआर-यू फाइल करने का ऑप्शन, नया ऑप्शन, इस बजट 2026 से व्यवस्था के रूप में करदाताओं को मिलना संभावित हो गया, या मिलेगा, मैं ऐसा कह देता हूं। अब इसका लिंक आईटीआर-यू से क्या है, जरा ये भी एक इंटरेस्टिंग बात रखता हूं आपके सामने कि बेसिकली आईटीआर-यू का कॉन्सेप्ट, यानी अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये था कि यदि किसी करदाता की रेगुलर रिटर्न भरने की समय सीमा खत्म हो गई, पर उस व्यक्ति के पास में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि भाई उससे कुछ इनकम छूट गई है या इनकम पर टैक्स कम दिया है, और वो आगे आकर के टैक्स देना चाहता है, तो आईटीआर-यू अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन दिया गया। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें करदाताओं को टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों की राशि पर एक एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता है। पर बचत किस चीज की होती है कि जो पेनल्टी आयकर विभाग असेसमेंट खोल के लगाता, वो पेनल्टी आपकी बच जाएगी। अब यहां से मेरी कहानी शुरू होगी कि व्हाट इज आईटीआर-यू फाइलिंग। तो आईटीआर-यू इज फाइल्ड वेयर द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड आईटीआर फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड एज ऑन डेट आईटीआर-यू में बी फाइल्ड। अब आप मेरे को बोलोगे कि ठीक है अनूप जी, अगर आज की डेट में सपोज हम अभी खड़े हैं अप्रैल 2026 में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कि अप्रैल 2026 में यदि कोई व्यक्ति आईटीआर-यू फाइल करना चाहे तो वो कर सकता है अप टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए डिपार्टमेंट 31 मार्च 2027 तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 148 ए का नोटिस दे सकता है। और स्पष्ट कहूं तो पुराना जो इनकम टैक्स लॉ है वो वित्त वर्ष 2025-26 तक को तो अपने एम्बिट में लेकर के चलेगा ही, यानी ये जो सेक्शन मैं कोट कर रहा हूं ये अभी काम के बने रहेंगे। तो 31 मार्च 2027 तक का मैटर 21-22 असेसमेंट ईयर में भी, असेसमेंट ईयर 21-22 का मैटर 31 मार्च 2027 तक खोला जा सकता है। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए किसी व्यक्ति को 30 मार्च 2026 को ही एक सेक्शन 148 ए का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया। अब इस असेसमेंट ईयर के 4 साल हुए हैं अभी 31 मार्च 2026 तक, और आईटीआर-यू का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है अप टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसका मतलब अभी इस व्यक्ति के पास प्रैक्टिकली कम से कम एक दिन 31 मार्च 2026 तो उपलब्ध है। अब हालांकि ये टाइम बहुत शॉर्ट है,
लेकिन हम एक बार ये मान लेते हैं कि चलिए एसएससी को इतना समय मिल रहा है, या मेरा नोटिस 1 मार्च 2026 का होता तो एसएससी को 31 मार्च 2026 तक का समय मिल सकता था, ऐसा मान लेते हैं। अब ये जो आईटीआरयू फाइलिंग यहां पर होगी, ये आईटीआरयू फाइलिंग मांगेगी दोस्तों बलिदानी इन टर्म्स ऑफ एडिशनल टैक्स। अभी एडिशनल टैक्स किस पर लगता है कि आपका उस दिन तक का नॉर्मल टैक्स जिस दिन आप आईटीआरयू भरने की एक मंशा रखते हैं, प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट जो होता है, इन दोनों के ऊपर टैक्स प्लस इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है। और ये जो एडिशनल टैक्स है ये इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे आपके असेसमेंट ईयर से आज की डेट दूर होती चली जाती है। वो क्या है, सीधा सा क्राइटेरिया उसका इस प्रकार से होता है कि अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल बाद तक आपको एडिशनल टैक्स, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का, टैक्स प्लस इंटरेस्ट पर एडिशनल 25% दे करके जाना है। ये हुआ अप टू 1 ईयर। और अप टू 2 ईयर में टैक्स प्लस इंटरेस्ट पर 50% देना है। अप टू 3 ईयर में टैक्स प्लस इंटरेस्ट पर आपको 60% देना है। और अप टू 4 ईयर में आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स देकर के, एडिशनल टैक्स देकर के जाना है। तो ये चीज इसको थोड़ा सा महंगा ऑप्शन बनाती है। पर करदाताओं को जब सरकार कह रही है कि ठीक है आप एक ऑप्शन लीजिए, आपको लगता है तो आप आईटीआरयू भर दीजिए, उस केस में हम आपका असेसमेंट नहीं लेंगे, आगे नहीं चलाएंगे। अब करना है नहीं करना ये कॉल किसी करदाता को लेनी होगी बेस्ड ऑन द डिस्कशन विच आई एम गोइंग टू डू फर्दर इन दिस वीडियो। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटीआरयू फाइलिंग पर पहले मैंने रखी। इस बैकग्राउंड के साथ अगले डिस्कशन में आपको लिए चलता हूं। अब क्योंकि अगर मैं वित्त मंत्री महोदय की घोषणा से बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि साहब 148 का नोटिस आने के बाद में आपको आईटीआरयू का ऑप्शन हम दे रहे हैं। और मैंने शुरुआती बैकग्राउंड में ये भी बोला कि 148 के नोटिस से पहले भी एक नोटिस आता है जो 148 ए का नोटिस होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या आईटीआरयू मैं फाइल कर सकता हूं 148 ए के नोटिस के बाद? दोनों प्रक्रिया में डिफरेंस है सर। अगर किसी करदाता को, और ये सेक्शन पहले चलता है बनस्पत इस सेक्शन के इनकम टैक्स के फ्लो के हिसाब से, 148 ए का नोटिस तो क्या कह रहा है कि साहब हमारे पास में कारण है, हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन है, हम आपकी ओर थ्रो कर रहे हैं, देख लीजिए आपका एक असेसमेंट बनता है या नहीं बनता। एसएससी का जवाब संतुष्ट करने वाला भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं भी हो सकता। संतुष्ट करने वाला होगा तो डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट कोई नहीं खोलेगा, मैटर ड्रॉप हो जाएगा। यदि एसएससी का जवाब संतोषप्रद नहीं है तो डिपार्टमेंट 148 के मैटर को 148 की ओर ले जाएगा। इसमें एक नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस में डिपार्टमेंट क्या मांगता है? आईटीआर मांगता है कि आइए भाटिया जी रिटर्न भरिए, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की हम आपका असेसमेंट करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर क्या है कि वेदर फाइलिंग ऑफ आईटीआरयू रेस्ट्रिक्टेड ऑन इश्यूएंस ऑफ 148 ए नोटिस। तो इस विषय में एक इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रोविजो था सेक्शन 139 एटे में, जहां से अपडेटेड रिटर्न पैदा हुई। फिनेंस एक्ट 2025 में यहां अमेंडमेंट करके लिखा गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपडेटेड रिटर्न शेल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन वेयर एनी नोटिस और शो कॉज, any notice to show cause under section 148A has been issued in this case after 36 months from the end of relevant assessment year। तो एक तरीके से सरकार ने क्या बोल दिया कि 148A के नोटिस आने के बाद में आप एक अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते यदि 36 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एक्सपायर हो गए। यानी अप टू 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक तो आप 148 के नोटिस आने के बावजूद आईटीआरयू भर सकते हैं। लेकिन 36 महीने के बाद यदि आपको 148 का नोटिस आ रहा है तो फिर लॉ आपको ऑप्शन नहीं देता आईटीआरयू भरने का। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन अवश्य है, लेकिन आपको यदि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मेरी बात आगे तक आपको पूरी क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे मैं अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों रिसेंटली जैसा मैंने कहा कि बजट घोषणा आई तो ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हुआ और लॉ में एक और अमेंडमेंट आया। तो रिसेंट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2026 ऑन आईटीआरयू फाइलिंग पोस्ट इश्यूएंस ऑफ 148 नोटिस के, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने ऑप्शन दिया कि अब आप 148 का नोटिस आने के बावजूद आईटीआरयू भर सकते थे। तो उसी सेक्शन 139(8)(a) जिसमें आईटीआरयू की व्यवस्था है उसमें एक 8th प्रोविजो और इंसर्ट हुआ। उस 8th प्रोविजो में क्या कहा? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन अपडेटेड रिटर्न मे बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर
in pursuance of a notice under section 148 within such period as specified in said notice, and in such case the assessee shall be precluded from filing return in pursuance of said notice in any other manner. तो अब एक ऑप्शन जो स्पेसिफिकली 8 प्रोविजो के रूप में लॉ में इंसर्ट हो गया, क्या बोला कि 148 का नोटिस आने के बावजूद एक करदाता ITRU भर सकता है, provided also that an updated return may be furnished by a person for the relevant assessment year in accordance with the pursuance of a notice under section 148 within such period as is specified in said notice, and in such case assessee shall be precluded from filing a return in pursuance of said notice in any other manner. यानी अब आपको एक ऑप्शन मिल गया कि यदि आपको 148 का नोटिस आ गया है तो आप ITRU का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले फोर्थ प्रोविजन ने क्या बोला कि यदि 36 महीने निकल गए असेसमेंट ईयर खत्म होने से तो आप 148 के नोटिस के बाद में ITRU नहीं भर सकते। तो एक क्लासिफिकेशन किसी भी करदाता को इस प्रकार समझना है कि अप टू 36 मंथ तो करदाता 148A का नोटिस आने के बावजूद ITRU भर सकता है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है इस पर विवाद आए, लेकिन मैंने अपनी जो यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग थी वो रखी, क्योंकि फोर्थ प्रोविजो बोल रहा है 36 महीने बाद आप ITRU नहीं भर सकते यदि 148A का नोटिस आ गया। तो मैंने इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि साहब 36 महीने से पहले तो मैं 148A के नोटिस के बावजूद ITRU भर सकता हूं, और यदि आप ऐसा करते हैं 36 महीने के अंदर अंदर तो आपकी ITRU सस्ती पड़ेगी। अब 36 महीने बाद अप टू 48 मंथ्स का यदि सिनारियो है तो आप 148A के नोटिस के बाद में ITRU नहीं भर पाएंगे, ऐसा फोर्थ प्रोविजो से क्लियर हो गया। अब आपको वेट करना है 148 के नोटिस का। तो 148 का नोटिस यदि आपके पास में आ गया 36 महीने के बाद 48 महीने तक, तो मैं कहता हूं कि अब ITRU का ऑप्शन आपके पास में मौजूद है, प्रोवाइडेड अदरवाइज आपके पास ITRU भरने की समय सीमा उपलब्ध। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन देता हूं, आप अप टू 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर, अगर आप 148A के नोटिस के बाद ITRU भरना चाहें तो बहुत अच्छा। मान लीजिए पहले आपको 148A के बाद में 148 का नोटिस और आ गया, तो पहले के सिनारियो में क्या होता था इस अमेंडमेंट से पहले कि अगर 148 का नोटिस आ गया तो आप ITRU नहीं भर पाते थे, ITRU नहीं भर पाते थे। बट इस अमेंडमेंट के बाद आपको ITRU भरने का ऑप्शन यहां पर भी मिल जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके आई कि किसी की प्रक्रिया 148A की है वो ITRU भर दे, प्रोवाइडेड अप टू 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर का मैटर। किसी प्रक्रिया 3 साल से 4 साल में चली गई, यानी 3 साल से ऊपर हो गई, तो वो 148A के बाद में तो अब रिटर्न नहीं भर पाएगा ITRU, तो उसको 148 का नोटिस लेना। लेकिन अप टू 36 मंथ वाले में यदि किसी ने 148A के बाद में एक्शन नहीं लिया, 148A के बाद में यहां एक्शन नहीं लिया, तो वो 148 का नोटिस आ गया। अब उसने सोचा क्या मैं भी ITRU भर सकता हूं, तो मैं कह रहा हूं हाँ साहब, ऐसे व्यक्ति को दोनों ऑप्शन है, वो 148A के नोटिस के बाद में भी ITRU भर सकता है और 148 के नोटिस के बाद में भी ITRU भर सकता है। तो आई होप ये जो एक क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट मैंने यहां पर रखा ये आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगा। आइए अगली स्लाइड में इसी पर एक और क्लैरिटी से बात रखता हूं। अब यहां आपसे एक चार्ट फॉर्मेट में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मान लेते हैं कि असेसी ITRU फाइल करना चाहता है पोस्ट इश्यूएंस ऑफ 148 नोटिस। अब अपनी पिछली अंडरस्टैंडिंग से ये क्लैरिटी देना चाहूंगा कि यहां मेरे दोनों सिनारियो चलेंगे, चाहे अप टू 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर का मामला हो, चाहे आफ्टर 36 मंथ बट अप टू 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर का मामला हो। दोनों ही केस में आप 148 का नोटिस आने के बावजूद ITRU भर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि टैक्स कितना देना है, तो वो टैक्स कितना देना है वो बात जरा मेरे साथ समझिएगा कि यदि आप अप टू 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 11th फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर, या और क्लियर बोलूं कि अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर, किसी भी तरीके से बात करें तो आप सेम चीज है कि मैंने पहले बोला था 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जब मैं 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर बोलता हूं तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 24 महीने हो जाते हैं। तो ये जो एडिशनल टैक्स करदाता को देना है वो कितना होता है? अगर नॉर्मल एक रेगुलर ITRU भरी जाती है तो सर
रेगुलर ITRU के केस में होता है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब मान लीजिए अप टू 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का मामला किसी एसएससी का 148 की रडार पे आ गया, यानी उसको 148 का नोटिस इशू हो गया और वो सोचता है चलो साहब मैं तो 148 का नोटिस के बावजूद ITRU भरता हूं ताकि मेरा असेसमेंट नहीं हो। तो सरकार ने बोला जितना आपको रेगुलर ITRU में देना था उसका 10% और प्लस 10 यानी 25 देते थे, अब 35% दे दीजिए। तो मामला महंगा हो गया ना। दूसरा, अगर 24 महीने के बाद 36 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको 148 का नोटिस आ गया और आप सोचते हो कि मैं छूटू, तो रेगुलर में ITRU भरने के लिए आपको 50% टैक्स देना था, पर क्योंकि 148 का नोटिस आ गया और आप छूटना चाहते हैं तो 50% की जगह कितना देना है, 60%। तीसरा मैटर, आफ्टर 36 मंथ अप टू 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और आई में से 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो आपको रेगुलर में ITRU भरने में 60% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना था। अब कितना दे देंगे साहब, 70%, 10% और एक्स्ट्रा देना है। अगर ITRU अप टू 60 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आप कर रहे हैं तो आपको रेगुलर में 70% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट देना होता था, अब कितना देना पड़ेगा, 80 देना पड़ेगा। तो महंगा अफेयर तो है, परंतु ये कॉल करदाता को लेनी है कि क्या वो 148 का नोटिस आने के बावजूद ITRU भरना चाहता है या नहीं। तो मैं आपको ITRU के 3 सिनारियो बोलता हूं कि कोई 148A का नोटिस नहीं है, कोई 148 का नोटिस नहीं है, नथिंग बट एसएससी ITRU फाइल करना चाहता है। क्या संभव है? यस सर, ये कॉल एसएससी को लेंगे। ये नोटिस आ गया, अभी ये नहीं आया, एसएससी ITRU फाइल करना चाहता है, संभव है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, लेकिन कब तक संभव है? अप टू 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, यदि ये नोटिस आ गया पर मैंने ITRU नहीं भरी, फिर ये नोटिस और आ गया और अब मैं भरना चाहता हूं ITRU, तो बिल्कुल सर भर सकता हूं और 148 के नोटिस के बावजूद ITRU भर सकते हैं। और उस केस में टाइम लिमिट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम अप टू 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन इस सिनारियो से ए बी सी, बी सिनारियो से दोस्तों सी सिनारियो महंगा पड़ रहा है, बी सिनारियो से सी सिनारियो महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सी सिनारियो में जो हम टैक्स देते थे एडिशनल टैक्स, वो भी फर्दर 25 की जगह 35 है ना, 50 की जगह 60, 60 की जगह 70 और 70 की जगह 80 हो गया है। तो महंगी कॉल है, करदाता को सोच समझ करके लेनी है। और एंड हियर आई कैन से द रोल ऑफ योर कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हो सकता है आप कहें अनुज जी इसको एक एग्जाम्पल से बताइए, तो आइए अगली स्लाइड में आपसे एग्जाम्पल के थ्रू यही डिस्कशन करता हूं। अब दोस्तों पिछली स्लाइड में ये जब मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल से अपनी बात रखूंगा, तो वही एग्जाम्पल आपके समक्ष यहाँ कोट करता हूं कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ITRU फाइलिंग का पोस्ट इश्यूएंस ऑफ सेक्शन 148 नोटिस। सपोज एन एसएससी मिस्टर अमर received a notice under section 148 for EY 22-23 on 10th of May 2026 towards an alleged income escaped assessment of rupees 10 lakh। तो अमर करके कोई करदाता है, उनको AY 22-23 के लिए 10 मई 26 को 148 का नोटिस आ गया। इससे पहले आप मान के चलिए 148A की प्रक्रिया हो गई, डिपार्टमेंट ने उनके 148A की प्रक्रिया में मैटर ड्रॉप नहीं किया, उनको 148 का नोटिस दे दिया। अब एसएससी सोच रहा है कि मैं ITRU फाइल करूं। अब मैंने ये एज्यूम किया है कि ही इज अदरवाइज लाइबल टू पे 30% टैक्स ऑन हिज इनकम, मिस्टर अमर इज लाइबल टू पे 30% टैक्स ऑन हिज इनकम। मैं यहाँ सरचार्ज और सेस को इंक्लूड नहीं कर रहा, हालांकि वास्तविक केस में आपको सरचार्ज और सेस को भी अपनी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नाउ सपोज दिस assessee Mr. Amar, if he wishes to file ITRU for EY 22-23, then he'll be liable to pay 30% plus interest till date। till date का मतलब हो गया हम यहां पर आ गए 10 मई 2026 तक। तो मान लेते हैं अगर एसएससी 10 मई 26 से लेकर के 31 मई 26 के बीच में कहीं पर एक मानस बनाता है कि मैं ITRU फाइल करूं, तो उसको 30% तो इंटरेस्ट देना है। 50 महीने हो गए 1 अप्रैल 2022 से 10 मई 2026 के बीच में, तो 1% का ब्याज और उसको देना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं पूर्व में एसएससी एक रिटर्न भर चुका है, पर इस 10 लाख रुपए के लिए एक और ITRU भरने का मानस रखता है, प्लस 80% of such tax plus interest। Thus, the total amount payable in his case, if he wishes to file ITRU, will be 8.1 लाख। ध्यान से समझिएगा कैसे आई 8.1 लाख।
10 लाख पे 30% 3 लाख हो गया, 3 लाख पे 50 महीने का ब्याज 50% 1.5 लाख हो गया, और 3+1 इस 4.5 लाख रुपए की राशि पर, 4.5 लाख की राशि पर, क्योंकि 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर खत्म हो गए मई 2026 में, तो बाय डिफॉल्ट मैं आईटीआरयू भरता तो 3 ईयर के बाद 4 ईयर तक मुझे आईटीआरयू भरने पे 70% एडिशनल टैक्स देना था। पर क्योंकि मैं 148 का नोटिस के बाद ये कॉल ले रहा हूं, तो मुझे 10% रेट बढ़ जाएगी मेरी एडिशनल टैक्स की। तो मुझे अब कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर? मुझे 80% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज एडिशनल टैक्स। तो अब समझिए, आपको 8.1 लाख की राशि टोटल देनी पड़ रही है ऑन एन इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट टू द ट्यून ऑफ ₹10 लाख। तो 10 लाख पे 8,10,000 बहुत हैवी कॉस्ट है दोस्तों, जरा ये समझने की बात है। अब इसके विपरीत यदि मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपसे ले लूं, हालांकि इसी एग्जाम्पल को मैं अपनी अगली स्लाइड में भी कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं बात आपसे ये करता कि साहब मान लीजिए मैटर AY 2425 का हो, तो AY 2425 के लिए अगर एसएससी को 10 मई 2026 को कोई नोटिस आया होता 148 का, और तब वो कॉल लेता, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको देना है टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और आफ्टर 1 ईयर बट अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 11th असेसमेंट ईयर में एसएससी को देना होता है एडिशनल टैक्स 50% इन दोनों राशि का। लेकिन क्योंकि 148 का नोटिस आ गया, तो अब एसएससी को कितनी राशि एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी? 60। तो एसएससी क्या करेगा सर? अब कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा? ही विल सी कि मैं रेगुलर कोर्स में टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी कितनी देता अगर ये इनकम मेरी असेस्ड हो जाए 147 की प्रक्रिया। और अगर मैं आज आईटीआरयू भर देता हूं अपफ्रंट जा करके, तो मुझे टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस एडिशनल टैक्स के रूप में कितनी राशि देनी है? अगर आज टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस एडिशनल टैक्स की राशि भविष्य में दी जाने वाली टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी से कम है, तो आप आईटीआरयू भरेंगे, नहीं तो आईटीआरयू भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपने पिछले एग्जाम्पल से ही फर्दर रेफरेंस लेते हुए अब यहां कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को 148 का नोटिस आने के बाद में आईटीआरयू फाइल करना वास्तव में बेनिफिशियल होगा या नहीं। हालांकि यहां जो मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं विद रेफरेंस टू माय एग्जांपल ऑफ मिस्टर अमर निकाल रहा हूं, लेकिन केस टू केस ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वहां आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट, अपने चार्टर अकाउंटेंट की राय अवश्य लेनी होगी। So suppose in the previous example, ITRU was not filed by Mr. Amar, assuming that the assessment in his case under section 147 would complete say by 31 मार्च 2027, तो एसएससी को क्या टैक्स लगना है? 10 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, और उस 3 लाख रुपए के टैक्स पर लगभग 60 महीने का ब्याज 1.8 लाख और लग जाएगा। अब पेनल्टी अगर पेबल इस केस में होती तो वो होती है 200%, यानी 3 लाख के टैक्स पे 6 लाख रुपए की पेनल्टी करदाता को लगेगी। लेकिन एसएससी मान लेता हूं नया प्रावधान 1 मार्च 2026 से ये भी है कि मिस रिपोर्टिंग के केस में एक इम्यूनिटी ले ले, तो 6 लाख की जगह 3 लाख ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में करदाता को सपोज 31 मार्च 27 को डिमांड आएगी 3 लाख प्लस 180, बाद में वो पेनल्टी पे इम्यूनिटी अगर ले ले तो 3 लाख और उसको देना है, तो उसको लगभग 780 देना है। जबकि पिछले केस में जब 148 के नोटिस के बाद ही मैं एसएससी से रिटर्न भरा रहा था, तो उसको लगभग 8,10,000 देना, और वो अपफ्रंट देना है मई 2026 में। इसके विपरीत इधर कितना देना है? 7.8 लाख। तो मेरे इस एग्जाम्पल में तो ये प्रतीत होता है कि वाई द एसएससी इज बॉदरिंग टू गो इनटू 140, गो इनटू फाइलिंग ऑफ एन आईटीआरयू पोस्ट 148 नोटिस। ही कैन देन वेट फॉर एन असेसमेंट ऑर्डर, और फिर जाकर के पेनल्टी की इम्यूनिटी लेते हुए चला जाए, वो भी शायद सस्ता सलटे या थोड़ा कम पे सलट जाए। तो अभी भी मैं आपको ये कहूंगा, आप मेरे इस एग्जांपल से फाइनल कंक्लूजन ना ले, आपको केस टू केस बेसिस पर ये डिस्कशन करना होगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आईटीआरयू भर रहा है, तो यहां पर महंगी बात क्या हो रही है कि 1 ईयर, अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर पे हम 25% दे रहे थे, अप टू 2 ईयर पर हमें एडिशनल टैक्स 50 देना है, अप टू 3 ईयर पे हमें एडिशनल टैक्स 60 देना है, और अप टू 4 ईयर पे हमें एडिशनल टैक्स 60 देना है। लेकिन इन सारे केसेस में जब 148 के नोटिस के बाद हम आईटीआरयू की कॉल लेते हैं, तो हमारा एडिशनल टैक्स रिस्पेक्टिवली 35, 60, 70 और 80% तक पहुंच जाता है, जो कि क्वाइट हाई अमाउंट।
मुझे लगता है कि यहाँ ITRU फाइलिंग के ऑप्शन के साथ में ऑलरेडी ही जो 25, 50, 60, 70 की एडिशनल टैक्स की रेटें थी काफी हाई थी। लेकिन सरकार ने जो ये 148 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया और 10% बढ़ाया, तो ये जो 10% बढ़ाना है ये कहीं ना कहीं इस स्कीम को वास्तविक रूप में लागू होने से रोकेगा। अब कहने का मतलब ये है कि इस शॉर्ट से, या सॉरी शॉर्ट तो नहीं, ये तो लॉन्ग फ्रेम वीडियो है, इस वीडियो से मैं सरकार से दो रिक्वेस्ट करता हूं। पहला, साहब ये जो रेटें है ना 25, 50, 60, 70, इनको और रेशनल बनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि नहीं साहब, फिर इससे जो ईमानदार करदाता है जो खुद जाकर के टैक्स देता है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। लेकिन सर ये 25, 50, 60, 70 की रेटें जिनमें टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों पे लग रहा है, ये बहुत हाई है और कहीं ना कहीं ये ITRU भरने में बाधक आती है। और जब इन्हीं को फर्दर बढ़ा करके 35, 60, 70, 80 किया जा रहा है, पुनः वो बाधा बढ़ती है, घटती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन रेटों पर यदि विचार किया जाए तो ज्यादा अच्छा हो। हालांकि अभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप 148 के नोटिस के बाद ITRU पर विचार नहीं करें। कुछ केसेस में ITRU फाइल करना हो सकता है बेनिफिशियल हो, पर है या नहीं है वो फैक्ट आपका टैक्स प्रोफेशनल, आपका चार्टर अकाउंटेंट आपके लिए बेस्ट डिसाइड कर सकता है। तो आई होप दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू हैड लर्न नाउ द कॉन्सेप्ट कि 148 के नोटिस के बाद में ये ITRU भरने का ऑप्शन क्या है, कब ये ITRU भरी जा सकती है, कब नहीं भरी जा सकती। इस ITRU को भरते समय आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस एडिशनल टैक्स कितना देना होगा वो बात मैंने एम्फेसिस के साथ रखी। कुछ अपनी ओपिनियन भी यहाँ जोड़ने की कोशिश करी। अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो या ओपिनियन हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए हमेशा ललायित रहता हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।